अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद सिद्दीक एंड यू आर वाचिंग द फिज़िक्स विद खास के लिए सिद्दीक। आज हमारे पास सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स का जो दूसरा चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ जस्ट अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड है ये इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रो हम किसको कहते हैं? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब है एट रेस्ट। तो यूँ हम कह सकते हैं यहाँ पे हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे? यहाँ पे हम पढ़ेंगे द चार्जेस इन रेस्ट, द चार्जेस एट रेस्ट। कि चार्जेस जब रेस्ट में होती हैं तो उनका बिहेव जो है वो किस तरह होता है, या उनके डिफरेंट जो इफ़ेक्ट होते हैं वो कैसे हम स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन अगर हम देखें तो यूँ भी हम कह सकते हैं, जो कि परफेक्ट डेफिनेशन बनेगी, द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स। किस चीज़ की स्टडी? द स्टडी ऑफ फील्ड, फोर्स एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज। यानी कि हम जो एक स्टैटिक चार्ज लेंगे उस स्टैटिक चार्ज के ऊपर या उसकी अपनी जो फोर्स है वो कितनी अराइज होती है, उसकी फील्ड कैसे अराइज होती है, और उसके साथ उसका पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो किस तरह अराइज होता है। तो इन चीज़ों की हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के अंदर? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, जो हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है वो चार्जेस एट रेस्ट की बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि चार्ज क्या होती है। सो व्हाट इज चार्ज? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल बाय विच टू पार्टिकल्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन वन एंड अदर। यानी कि हमारे पास जो है वो चार्ज क्या होती है? चार्ज इज़ नथिंग जस्ट इज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये किसी मटेरियल की जो है वो क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी से क्या होता है कि बाय वर्च्यू टू पार्टिकल्स एक्सर्ट अ फोर्स। दो पार्टिकल्स के पास अगर चार्ज होती है ना, तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से क्या होता है कि वो दो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करते हैं, एक्सर्ट करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। ठीक है, अच्छा, अब चार्ज के हमारे पास दो टाइप होते हैं। एक होती है पॉजिटिव चार्ज और दूसरी होती है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे पास, उसके ये हमारे पास फील्ड लाइंस हैं। ये देखें, आउटवर्ड फील्ड लाइंस जो दिख रही है ना, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होती हैं। जो इनवर्ड फील्ड लाइंस होती हैं वो किस चार्ज की होती हैं? नेगेटिव चार्ज की होती हैं। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रहे। जब भी कभी चार्ज के अराउंड जो फील्ड है, क्योंकि चार्ज जो है वो ज़रूरी नहीं है कि बीच में पॉजिटिव लिखा हुआ हो, ऐसे यूँ जो है वो सिर्फ ई लिखा होगा यानी कि चार्ज, या फिर जो है वो क्यू लिखा होता है तो ये भी चार्ज को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसके अराउंड जो फील्ड लाइंस होती हैं उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो ये फील्ड लाइंस जो होंगी वो कहाँ होगी? वो आउटवर्ड होंगी, वो अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी। जबकि अगर नेगेटिव चार्ज होगी तो वो फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? वो टूवर्ड्स द चार्ज होती हैं, वो इनवर्ड फील्ड लाइंस होती हैं। तो वो हमारे पास क्या होती है? वो नेगेटिव चार्ज होती है। अच्छा, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट? चार्ज को हम मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं वो यूनिट कौन सा है? द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कौन सा है? चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है। ठीक है, अच्छा, 1 कूलम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड इफ देयर इज ए स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर इन द वायर। अब देखें, एक कूलम को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा ग्राफिकली आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई वायर है। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी एक वायर है। अब इस वायर में से जो चार्जेस, इस वायर के अंदर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस जो फ्लो होती हैं किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड, जिसके फ़्लो को हम जो है वो डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास कोई भी एक क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है। ये वायर जो है ऐसा समझें कि इस क्रॉस सेक्शन में से पास हो रही है। ठीक है, अब ये चार्जेस जैसे क्रॉस होती हैं, अब देखें हम किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं? हम डिफ़ाइन कर रहे हैं 1 कूलम को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, अब ये चार्जेस जैसे ही इस क्रॉस सेक्शन में से क्रॉस होती हैं
तो हम कहते हैं कि चार्ज का वो अमाउंट, 1 कूलम इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज है जिस यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही या इलेक्ट्रिक चार्जेस जैसे ही फ्लो होती हैं तो इस वायर के अंदर जो करंट मौजूद है वो करंट कितना है, वो करंट है 1 एम्पियर। पहले तो ये पॉइंट ज़हन में होनी चाहिए कि यहाँ पे जो करंट है वो कितना है, 1 एम्पियर का करंट जो है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है और ये चार्जेस जो है वो इस क्रॉस सेक्शन में से जब क्रॉस होती हैं, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन में से जब ये चार्जेस क्रॉस होती हैं इस वायर में से, जिस वायर का करंट जो है वो 1 एम्पियर है, तो इस क्रॉस सेक्शन में से जितना अमाउंट ऑफ चार्जेस क्रॉस होता है कितने टाइम में, 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम देखें 2 चीज़ें आ गई। पहले तो एक तो इस वायर का जो करंट है, इस वायर के अंदर करंट जो मौजूद है वो कितना है, 1 एम्पियर, और यहाँ पे हम टाइम जो ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, 1 सेकंड। यानी कि ये चार्जेस जब इस पॉइंट को क्रॉस करती हैं तो 1 सेकंड के अंदर कितनी चार्जेस क्रॉस करेंगी, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम कहते हैं 1 कूलम। 1 सेकंड के अंदर जितनी चार्जेस यहाँ से क्रॉस होंगी उसको हम क्या कहते हैं, 1 कूलम। तो ये हमारे पास जो है वो 1 कूलम की डेफिनेशन है। 1 कूलम को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ अगर हम चार्ज के अमाउंट की बात करते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो है वो क्रॉस होते हैं इस पॉइंट से, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस पॉइंट से जब इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस होते हैं तो 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस होंगे, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज। सपोज़ अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 1 सेकंड में यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन पास हो गए, 100 इलेक्ट्रॉन्स पासिस थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकंड, तो हम कह सकते हैं कि अगर 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो गए तो ये हमारे पास एक अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो इसी तरह हम जो है वो 1 कूलम को डिफाइन करते हैं। 1 कूलम एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि 1 सेकंड के अंदर किसी क्रॉस सेक्शन से पास होता है, जबकि उस वायर का जो करंट हो वो कितना हो, 1 एम्पियर। तो उसको हम, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं 1 कूलम, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये कूलम की डेफिनेशन आ गई कि 1 कूलम को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम आ जाएं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक है, ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन था चार्ज का कि हम चार्ज किसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कंजर्व किस तरह होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही देख लें या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देख लें, तो ठीक वैसे ही हमारे पास ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं कि चार्ज कंजर्व किस तरह होती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सिस्टम टू एन अदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ये चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ओनली ट्रांसफर्स फ्रॉम वन सिस्टम टू एन अदर सिस्टम, ठीक है, कि चार्ज जो है वो हमेशा एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है। लेकिन अगर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करें, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज रिमेन सेम। चार्ज का जो टोटल अमाउंट होता है, पूरे सिस्टम की चार्ज का टोटल जो अमाउंट होता है वो कांस्टेंट होता है, कि वो टोटल अमाउंट चेंज नहीं होता, सिर्फ चार्ज क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज़ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है ए और दूसरी बॉडी है बी। दो हमारे पास बॉडीज़ हैं ए और बी। अब इन दोनों को, मिसाल के तौर पे ये दो बॉडीज़ हैं, इन दोनों को अगर हम रब करते हैं ना, दोनों बॉडीज़ पहले क्या हैं, पहले न्यूट्रल हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई भी पर्टिकुलर चार्ज मौजूद नहीं है, दोनों न्यूट्रल हैं। अब इन दोनों को, ये दूसरा स्टेप जो हमने लिया है, इन दोनों को हम कंबाइन करके आपस में रब करते हैं, तो रबने से क्या होता है कि इनके चार्जेस जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, एक बॉडी के चार्जेस दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो अब देखें, ये हमने जैसे ही रब किया उसके बाद हम इनको अलग करते हैं, तो ये बॉडी ए जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई, ये चार्जड बॉडी हो गई, और ये बॉडी बी जो थी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई, ठीक है। तो रबने से क्या होगा कि दोनों बॉडीज़ जो है वो अब चार्जड होंगी। एक के ऊपर पॉजिटिव ए बॉडी थी उसके ऊपर +3 चार्ज आ गई, और जो बॉडी बी थी उसके ऊपर -3 चार्ज आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इस कंसेप्ट को देखें, कंजर्वेशन को, ठीक है, तो कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि इनका देखें, इनका जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ द सिस्टम है वो कांस्टेंट है, यानी कि जितनी प्लस चार्ज है उतनी माइनस चार्ज है, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना बन जाएगा,
टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज दोबारा जो है वो ज़ीरो बन जाएगा, यानी कि अगेन न्यूट्रल। देखें जितनी पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना था, ज़ीरो, तो यहाँ पे भी हम अगर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो वो कितनी बन जाएगी, अगेन ज़ीरो। सो वी कैन से दैट चार्ज ओनली ट्रांसफ़र। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो नेगेटिव चार्जेस थी बॉडी ए से, वो ट्रांसफ़र हो गई बॉडी बी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस का अमाउंट इंक्रीज़ हो गया, सही है। अच्छा, एक और एग्जांपल इसी को मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो नेगेटिव चार्जेस थी, नेगेटिव चार्जेस कितनी, फॉर एग्जांपल नेगेटिव चार्जेस थी 10, ठीक है, और जो पॉजिटिव चार्जेस भी थी वो भी 10 थी, सही है। जितनी नेगेटिव चार्जेस थी उतनी ही पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए के अंदर, ठीक है। और बॉडी बी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्जेस जो थी वो कितनी थी, सपोज 10 थी, और पॉजिटिव चार्जेस भी 10 थी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अब देखें बॉडी ए के अंदर जितनी नेगेटिव चार्जेस हैं उतनी ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, बॉडी बी के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। अब ये जैसे ही हमने रब किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज क्यों आ गई, प्लस चार्ज इसलिए आ गई क्योंकि इसने अपनी 3 जो नेगेटिव चार्जेस, यानी कि अब इसके पास नेगेटिव चार्ज 7 है और पॉजिटिव चार्ज कितनी है, 10 है। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो 3 टाइम्स जो है वो, या पॉजिटिव चार्ज जो है वो 3 चार्जेस जो है वो ग्रेटर हैं। तो ये हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्जेस आ गए यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो है वो इस बॉडी की अगर बात करेंगे ना तो ये नेगेटिव चार्जेस इस साइड पे आ गई, तो ये अब नेगेटिव कितने बन गए, नेगेटिव बन गए 13 और पॉजिटिव वही 10। तो यहाँ पे जो है वो नेगेटिव चार्जेस का अमाउंट जो है वो बढ़ गया है, इसलिए हम इसको नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल कह रहे हैं और इसको पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल कह रहे हैं। लेकिन देखें टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पे कितना था, 20, यहाँ पे 20, यानी कि इस सिस्टम की जो टोटल चार्ज थी वो कितनी थी, वो थी 40, 20 इसकी 20 इसकी, ठीक है, तो 40 थी। अब देखें इस दोबारा जो है वो इसी सिस्टम को अगर चेक करें, रब ने इसके बाद जब चार्ज ट्रांसफ़र हो गई उसके बाद अगर देखें तो दोबारा हमारे पास क्या है, दोबारा हमारे पास यहाँ पे चार्ज का अमाउंट कितना है, यहाँ पे 17 है टोटल, यहाँ पे चार्ज का टोटल अमाउंट कितना है, यहाँ पे है 23। तो इन दोनों को दोबारा अगर हम इनका सम लेंगे तो दोबारा इस सिस्टम की चार्ज फिर से कितनी बनेगी, फिर से 40। पहले यहाँ पे कितनी थी, पहले भी यहाँ पे 40 थी और अभी भी यहाँ पे इस सिस्टम की चार्ज होगी वो कितनी होगी, 40 होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो चार्ज है वो कंजर्व है। क्या है, चार्ज कंजर्व है। तो चार्ज कंजर्व होने की वजह से हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो सिर्फ ट्रांसफ़र होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, बाकी चार्ज कभी ख़त्म नहीं होती। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल पे आते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, थोड़ा गौर से देखिएगा इधर। ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी 3 बॉडीज़ हैं। तो एक बॉडी पे चार्ज है -3, दूसरी बॉडी पे चार्ज है +4 और तीसरी बॉडी पे चार्ज है -2। अब देखें इनका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज देखें, -3 +4 और -2, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो कितना बन जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज बन जाएगा -1। अब देखें -1 जो है वो इसकी टोटल चार्ज है, इस पूरे सिस्टम की जो टोटल चार्ज है वो कितनी है, -1। अब हम इस बॉक्स को जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं, इसको अगर हम थोड़ा शेक करते हैं, थोड़ा हिलाते हैं, तो हिलाने से क्या होगा, इन पार्टिकल्स में कोलिजन होगी, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे। जब ये पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होगा, वो अपनी चार्जेस जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। मान लीजिए कि इनको हमने थोड़ा शेक किया तो क्या हुआ कि इनकी चार्जेस जो है वो एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र हुई। अब देखें एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज जो है वो +1 है, यहाँ पे जो है वो किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज +1 नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक पार्टिकल के ऊपर चार्ज +1 है, एक के ऊपर जो +3 है और यहाँ पे -5 है। तो इनका टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर देखें ना तो कितना होगा, ये +1 +3 -5, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, दोबारा हम कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो क्या है, -1, यानी कि सिस्टम की जो टोटल चार्ज है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इट मीन्स चार्ज जो है वो क्या है, कंजर्व है।
देयर इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज जो है वो ख़त्म नहीं होती, ना ही इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। हम सिर्फ यूँ कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो एक सिस्टम से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी या दूसरे सिस्टम में चार्ज ट्रांसफ़र हो जाती है। सो दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप कि दिस इज़ वेरी मच क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट हमारे पास, एक और जो है वो चार्ज के हिसाब से हमारे पास एक जो टॉपिक है वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, चार्ज की क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? देखें, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्वांटाइज्ड फॉर्म, कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। तो पहले देखते हैं कि क्वांटाइज्ड फॉर्म किसको कहते हैं। क्वांटाइज्ड फॉर्म कहते हैं कि जिस चीज़ का अमाउंट फिक्स हो, यानी कि उसी फिक्स अमाउंट के बगैर जो है वो चीज़ ना मिले। जैसा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप बाज़ार जाते हैं ना, बाज़ार में से अगर आप अंडे ख़रीदते हैं तो आप कितने अंडे खरीदेंगे? 1 2 3 4, मतलब एक आपके पास नंबर जो होगा वो इंटीग्रल नंबर होगा। यानी कि आप 1 अंडा खरीद सकते हैं, 2 खरीद सकते हैं, 5 10 कितने भी खरीद सकते हैं। लेकिन आप यूँ नहीं खरीद सकते कि भाई दुकानदार को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आधा अंडा दे, या जो है वो मुझे 1.5 अंडा चाहिए, या 3.5 अंडे चाहिए, या 5.5 अंडे चाहिए। इस तरह हम नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वो अमाउंट जो है वो क्वांटाइज्ड है। उसका जो कम से कम अमाउंट है वो कितना है? कम से कम अमाउंट जो है वो 1 है, 1 अंडा है। तो 1 2 3 4 हम उनके मल्टीपल ले सकते हैं, लेकिन उसका हाफ इंटीग्रल नहीं ले सकते। तो चार्ज के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आप जो है वो चार्ज का बेसिक जो यूनिट है, या आप ऐसा कह लें कि छोटे से छोटा अमाउंट जो है वो चार्ज का वो कितना है, वो आपको बता दूं। चार्ज का जो सबसे छोटा अमाउंट है, द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ना, तो वो चार्ज का छोटे से छोटा अमाउंट है। इलेक्ट्रॉन से छोटी चार्ज नहीं हो सकती। इस पार्टिकल की चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन की आधी चार्ज के बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम जो चार्ज हमारे पास, चार्ज का अमाउंट है वो कितना है, वो है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितनी चार्ज है वो हमारे पास एक कम से कम अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो हम उसी इलेक्ट्रॉन की चार्ज को आधा नहीं कर सकते। हम 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज कह सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज कह सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन चार्ज कह सकते हैं, कभी हम हाफ इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं कह सकते। सो दिस इज़ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज को हम हाफ इंटीग्रल में डिवाइड नहीं कर सकते, हाफ इंटीग्रल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द क्वांटाइज्ड फॉर्म। कि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो कितना है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो है वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो हमने यहाँ पे चार्ज की यूनिट की बात की, कौन सी, कि चार्ज का ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, कूलम है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है ना वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, 1 कूलम जो है, 1 कूलम, अब देखें ये हमारे पास चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 कूलम के अंदर, ये जैसे हमने यहाँ पे बात की कि यहाँ से जो अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस होता है, ठीक है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इज़ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इस क्रॉस सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस होंगे जब हमारे पास यूनिट जो है वो, या जब हमारे पास अमाउंट 1 कूलम बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलम जो है, 1 कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 6.25 × 10⁻⁻18। 1 कूलम अमाउंट ऑफ चार्ज जो हमारे पास 1 कूलम है, उसी 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, चार्जेस की तादाद है, वो कितनी है, 6.25 × 10⁻18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 कूलम चार्ज के अंदर एग्जिस्ट होते हैं, लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे 1 कूलम को यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। देखें, अगर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये वायर है जिसका करंट जो है वो कितना है, 1 एम्पियर, तो उसमें से 1 सेकंड में अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, 1 सेकंड में यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हों, 1 सेकंड के अंदर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जब क्रॉस होते हैं 1 सेकंड में इस पॉइंट से, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो चार्ज का अमाउंट है वो कितना है, 1 कूलम। अगर 2 कूलम होगा तो इसके जो है वो डबल अमाउंट, यानी कि 6.25 × 10⁻18 को हम जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तभी हम कह सकेंगे कि 2 कूलम चार्ज का अमाउंट कितना होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 कूलम चार्ज का अमाउंट मिलेगा, ठीक है, या 2 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक और पॉइंट आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ की जब हमने बात की, तो किसी भी मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, तो मैटर के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ में से एक होता है मास और दूसरी होती है चार्ज, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो किसी भी मैटर की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक हमारे पास होता है मास और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, दूसरा होता है चार्ज। एक जो है वो मास होता है और दूसरा चार्ज होता है। तो आपने ये देखा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब भी हम किसी पार्टिकल की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि उसका मास होगा, मास होता है, लेकिन चार्ज का होना ज़रूरी नहीं है। हर पार्टिकल के लिए चार्जड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास का होना ज़रूरी है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, यानी कि इस पॉइंट का मतलब देखें, यूँ हम कह सकते हैं कि चार्ज चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, कि चार्ज जो होती है वो हमेशा मास समेत होती है, यानी कि तब तक चार्ज नहीं हो सकती जब तक मास ना हो। पहले जो है वो मास का होना ज़रूरी है, उसके बाद, क्योंकि मास होगा तभी वो पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, तभी वो पार्टिकल ऐसा समझें कि लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। तो जब तक मास नहीं होगा तब तक चार्ज नहीं होगी, ठीक है। सो चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, बट यूँ हम नहीं कह सकते, बट मास do not come always with चार्ज, यानी कि यूँ हम नहीं कह सकते कि अगर कोई हमारे पास चार्ज है तो अगर कोई हमारे पास मास है तो उसका चार्ज का होना भी ज़रूरी है, ऐसा हम नहीं कह सकते। पहले जो है वो यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हमारे पास मास है तो उसके बाद ही हम चार्ज का कंसेप्ट देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले हम देखें कि इसके पास चार्ज है या नहीं, उसके बाद हम देखें कि मास है कि नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कि चार्ज जो होती है वो मास समेत होती है, लेकिन मास जो होता है वो ज़रूरी नहीं है कि चार्ज समेत हो। So I hope कि this is very much clear. So this is all about just simple introduction of electrostatic and charge. So there are two types of charge, positive and negative, which we discussed here. Now the next topic is Coulomb's law. We have to discuss in brief what is Coulomb's law in next video, in next lecture. Thank you. Allah Hafiz.